नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर पदस्थ प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर से। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई है। मूलतः मैं रीवा जिले का सुजवार गांव का रहने वाला हूं, जो पहले सिरमौर तहसील में था, अब इस समय मनगवा तहसील के अंतर्गत आता है। रीवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, लाल गांव के पहले। तो चौथी क्लास तक तो मैं उस सुजवार स्कूल में पढ़ा। इसके बाद मेरे पिताजी चूँकि शिक्षक थे तो उनका स्थानांतरण सिंगरौली के लिए हो गया सन 70 में। तो 70 में मैं सिंगरौली चला गया उनके साथ, और चौथी क्लास से लेकर के 11th क्लास तक मैंने सरकारी स्कूल में अध्ययन किया। और 1977 में मैंने हायर सेकेंडरी पास किया, और फिर उसके बाद 1977 में ही मॉडल साइंस कॉलेज में, उसमें मॉडल कॉलेज नहीं था, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय उसका नाम था, वहाँ पर मैंने 77 से लेके 1982 तक अध्ययन किया। वहीं से स्नातक और स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विषय में मैंने स्नातकोत्तर 1982 में किया। और 1982 जून में रिजल्ट आने के बाद 20 जुलाई 1982 को ही शासकीय कन्या महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक का पद रिक्त था। तो उस समय तदर्थ नियुक्तियां हुआ करती थी, प्राचार्य को पावर थे, तो प्राचार्य ने मेरी तदर्थ नियुक्ति की सहायक प्राध्यापक के रूप में। फिर 1987 में मध्य प्रदेश शासन ने सभी सहायक प्राध्यापकों को नियमित कर दिया। तब से मैं नियमित सहायक प्राध्यापक के रूप में कन्या महाविद्यालय में 2001 तक कार्य करता रहा, और जून 2001 में मेरा स्थानांतरण पुनः शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में हो गया, जहां पर मैं जून 2003 तक सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। और जून 2003 में मेरा स्थानांतरण पुनः शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा के लिए हो गया। तब से मैं निरंतर 31 अगस्त 2021 तक विभागाध्यक्ष के रूप में शासकीय कन्या महाविद्यालय रूप में कार्य किया, और 31 अगस्त 2021 को मेरा प्रतिनियुक्ति कुल सचिव के रूप में मध्य प्रदेश शासन ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में किया। तब से मैं निरंतर कुल सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, आपकी अधिकतर प्रारंभिक शिक्षा शासकीय स्कूलों में हुई है, तो क्या आप क्या मानते हैं, शासकीय स्कूलों में पढ़ाई का स्तर उस समय सही था? कोई दिक्कत? हम लोगों के समय शासकीय स्कूल ही हुआ करते थे। प्राइवेट स्कूल कॉन्सेप्ट बहुत ही कम था, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से थे। तो गांव में तो खैर प्राइवेट स्कूल का सवाल ही नहीं है। शहरों में भी बहुत कम गिने चुने स्कूल थे। क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो शहर में आके अध्ययन नहीं कर सकते थे, तो गांव में ही रहकर हम लोगों ने मैंने अध्ययन किया। लेकिन उस समय के जो शासकीय स्कूल थे, बहुत ही अच्छे और अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी, वहाँ से निकलने वाले जो विद्यार्थी थे वो अच्छी पोस्ट पर आगे निकलते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अगर आज हम कंपेयर करते हैं स्कूलों में, तो निश्चित ही जो गवर्नमेंट स्कूल थे उस समय के, वो बहुत ही अपने जो उनके पैरामीटर्स हैं जो एक विद्यालय के होने चाहिए, उसमें काफी ऊपर थे। सर, क्या आप हमेशा से ही एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते थे या आप और कुछ बनना चाहते थे? नहीं, जब मैं 11th में था, तो 11th के बाद फिर BSc फर्स्ट ईयर में मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। तो शुरू से मेरी इच्छा चिकित्सक बनने की थी, डॉक्टर बनने की। लेकिन मैंने 2 बार PMT में बैठा और कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब BSc कंप्लीट करना चाहिए और MSc करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे शैक्षणिक क्षेत्र में जाना चाहिए। सर, मैंने कॉलेज की नौकरी ज्वाइन की। सर, इसका कुछ मलाल है कि आप चिकित्सक नहीं बन पाए, एजुकेशन फील्ड में आ गए आज? अब तो खैर बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उस समय जरूर लगता था कि चिकित्सक में किसी कारणवश कहीं न कहीं कमी रह गई होगी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ एक शिक्षक के रूप में। सर, अब जैसे कि आप प्राध्यापक बनने के लिए नेट सेट या PhD होना चाहिए, तो इसके लिए कैसे तैयारी करने, मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, चूंकि अब UGC का इसेंशियल क्वालिफिकेशन है नेट या PhD सहायक प्राध्यापक के लिए, तो मैं बच्चों को जरूर, जो आज के बच्चे हैं जो MSc करके तुरंत निकलते हैं और अपना अगर गोल फिक्स करते हैं कि हमको शिक्षक बनना है हाई उच्च शिक्षा में आके, तो निश्चित ही उनको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बच्चों की। इसलिए अगर मेहनत से करेंगे, वो मेहनत करेंगे, तो निश्चित उनको सफलता मिलेगी। और हम आज समझते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्कूल शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का है, बहुत ही
अच्छा विभाग होता है, अच्छा उससे अच्छा तो हम अब समझते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है, चूंकि इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, कि जो शिक्षा विभाग है वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उसमें अच्छे बच्चों को आना चाहिए। अगर अच्छे बच्चे आएंगे और अच्छे बच्चे अच्छे शिक्षक बनेंगे तो निश्चित ही हमारे जो बच्चे आने वाले बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। सर, पढ़ाई से लेकर प्राध्यापक और कुलसचिव बनने तक का सफर कैसा रहा, कैसा देखते हैं? सफर बहुत अच्छा रहा हमारा, क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन में मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर सकता कि हम ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। पढ़ने मैं मेहनत बहुत करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि मैं पूरा क्लास फर्स्ट से लेके एमएससी तक मैं पूरे हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होता था। तो विशेष रूप से 11th में और बीएससी में और एमएससी में, बीएससी में हमारी फर्स्ट पोजीशन भी थी साइंस कॉलेज में। तो अगर हम अगर ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो निश्चित ही अपने को सफलता मिलती है, किसी को भी सफलता मिलती है अगर वो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करता है। जो दायित्व उसको सौंपा जाता है उस क्षेत्र में अगर वो ईमानदार है तो निश्चित उसको सफलता मिलती है। सर, आप 2021 से कुलसचिव के पद पर हैं, तो इस दौरान आपको किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं सामने? मेरे सामने चूंकि कुलसचिव का जो दायित्व होता है एक प्रशासनिक क्षेत्र से में बहुत बड़ा दायित्व होता है एक विश्वविद्यालय में। तो चूंकि कई तरह के प्रेशर रहते हैं, स्टूडेंट्स के भी प्रेशर रहते हैं, कर्मचारियों के भी प्रेशर रहते हैं, शिक्षकों के भी प्रेशर रहते हैं। लेकिन मेरा जो ये अनुभव है, लगभग 1.5 साल का कार्यकाल मेरा कुलसचिव का पूरा हो चुका है, मुझे किसी भी तरह की किसी भी कार्य में कोई कठिनाई मेरे सामने नहीं आई। चाहे वो छात्र की समस्या है, छात्र मेरे पास अगर अपनी समस्या लेकर डायरेक्ट मेरे पास आते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है अगर उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं। तो शिक्षक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अगर वो काम नियम के तहत है तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ समय सीमा पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। सर, क्या आप अभी अपने आप को सफल मानते हैं या कुछ ऐसा है कि नहीं अभी कुछ बचा है करने के लिए? सफल तो नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि अभी आगे कार्य करने का समय है और अगर हमको समय मिलेगा तो आने वाले समय में हम लोग विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों नियुक्तियां करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे कुलपति जी के नेतृत्व में 2 महीने के अंदर शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और गैर शैक्षणिक का भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद करते हैं कि उसको भी हम पूरा कर लेंगे। सर, जब आप पढ़ाई किया करते थे और आज की पढ़ाई में क्या अंतर देखते हैं? उस समय की पढ़ाई में आज की पढ़ाई में चूंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस समय हमारे समय में नेट नहीं था, इंटरनेट का ज़माना है और चुनौतियां उस समय विद्यार्थियों के सामने बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि काफ़ी लिमिटेशंस थी। किताबों को, लिटरेचर को इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई होती थी। आज मोबाइल में, कंप्यूटर में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर छात्र पढ़ना चाहता है तो उसको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। तो अंतर तो बहुत ज़्यादा है। सर, प्राध्यापक की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राध्यापक पद का अगर बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारा सजेशन ये है कि एमएससी करने के बाद वो तुरंत पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवाएं, पीएचडी के एंट्रेंस में बैठें और उसमें अगर समय लगता है, किसी कारणवश नहीं हो पाता है पीएचडी, तो नेट के लिए का भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी ऑर्गेनाइज करती है प्रतिवर्ष। उसकी तैयारी करके उनको नेट क्वालिफाई पहले कर लेना चाहिए और साथ में पीएचडी को में भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और जो छात्र होनहार छात्र हैं उनको जरूर टीचिंग में आना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।